Good morning, students. Today we are here with another topic of political science, chapter first, the era of Cold War. Students, हमारा चैप्टर है द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, यानी हम कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। कोल्ड वॉर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जो 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद वर्ल्ड में 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड में दो मेन सुपर पावर अराइज हुई थी। जो सुपर पावर्स थी वो थी यूएसए और यूएसएसआर, और इनके बीच में एक युद्ध जैसी सिचुएशन जो है वो बनी रहती थी। मतलब एक टकराव बना रहता था, लेकिन कभी युद्ध नहीं हुआ। मतलब वेपन्स के साथ युद्ध नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की सिचुएशन जो है वो हर फॉर्मेट में बनी रहती थी। तो इसी को कोल्ड वॉर कहा गया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोल्ड वॉर था उसमें जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है उसका क्या रोल था, कि जिसकी वजह से जो कोल्ड वॉर है वो अपनी पीक पे था, कि बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड वॉर हो गया था इनके बीच में। तो आज जो हमारा टॉपिक हम जो स्टडी कर रहे हैं वो आज हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, कि शीत युद्ध क्या है। टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध। अब शीत युद्ध को जान लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है। तो देखिए, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1945 में जो ख़त्म हुआ था, वो उसके साथ से ही जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो एक तरह से स्टार्ट हो गई, यानी कि हम समकालीन राजनीति जो है वो स्टार्ट हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें एक लैंडमार्क की तरह था। इन 1945 द अलाइड फोर्सेस led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers led by Germany, Italy and Japan। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बताया गया है कि जो अलाइड पावर थी और जो एक्सिस पावर थी, यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे, अलाइड पावर थे जो मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ मतलब मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ जो थी एक्सिस पावर थी, ध्रुवीय शक्तियाँ थी। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो अलाइड पावर में कौन कौन से देश शामिल थे, यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस। और एक्सिस पावर में कौन कौन से देश शामिल थे, उसमें जर्मनी, इटली एंड जापान। एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, द वॉर हैड इन्वॉल्व्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट टू रीजन आउटसाइड यूरोप, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। स्टूडेंट, जो वर्ल्ड वॉर था उसमें केवल ये मेजर पावर्स ही इंक्लूड नहीं थी, बल्कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसका इफ़ेक्ट यूरोप से आउटसाइड एरिया में भी था। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, इससे इन्फ्लुएंस हुआ, चाइना, बर्मा और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो भी इस सेकेंड वर्ल्ड वार से इन्फ्लुएंस हुआ था। द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उससे मतलब कई तरह की हानि हुई है, दुनिया को कई तरह की हानि हुई, जैसे कि ह्यूमन लाइव्स और सिविलियन प्रॉपर्टी की, यानी जान माल की पूरे तरीके से जो है हानि हुई है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918। स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 और 18 के बीच में हुआ था उसने भी वर्ल्ड को हिला दिया था, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड है, जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, उसी के बाद से कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटमिक बम्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड एक इंसिडेंट के साथ माना जाता है, वो बहुत बड़ा भयानक इंसिडेंट था। क्या था कि जब जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिरा दिया गया था, कॉजिंग जापान टू सरेंडर, क्योंकि वो चाहते थे कि जापान जो है वो सरेंडर कर दे। क्रिटिक्स ऑफ द यूएस डिसीजन टू ड्रॉप द बम्स हैव आर्ग्यूड दैट द यूएस न्यू दैट जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर एंड दैट इट वॉज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बम्स। अब जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, जिन्होंने कि परमाणु बम के गिराए जाने की आलोचना की है, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इसके अगेंस्ट कि जापान जो है ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था, तो उस पर जो है परमाणु बम गिराना वो अननेसेसरी था। दे सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वॉज इंटेंटेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर एंड टू शो मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट वॉज सुप्रीम। मतलब उन्होंने सजेशन दिया है, उन्होंने इसके बदले में ये बोला है कि जो यूएसए है
यानी कि जो अमेरिका है वो ये चाहता था कि जो सोवियत यूनियन है वो किसी भी देश के साथ अपने मिलिट्री कॉन्टैक्ट ना बनाए, जैसे कि कोई पॉलिटिकल गेन यानी कोई पॉलिटिकल फ़ायदा ना ले। और वह ये एशिया के जितने भी देश हैं जिनसे कि रूस ने कांटेक्ट किया था, बल्कि वो ये दिखाना चाहता था कि जो यूनाइटेड स्टेट है वही सुप्रीम है। मतलब उसने अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए परमाणु बम जो है वो जापान पे गिराए। यूएस स्पोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटमिक बम वो नेसेसरी, लेकिन इसके बदले जो यूएस के स्पोर्टर हैं, जो अमेरिका के स्पोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो बम का गिराना है वो बहुत नेसेसरी था, क्योंकि युद्ध को उस टाइम रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि युद्ध में जो है लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था। Whatever the motives, the consequences of the end of the Second World War was the rise of two new powers on the global stages. देखिए स्टूडेंट, चाहे इसके रीज़न, इसका पर्पस जो भी हो, एंड जो युद्ध का एंड हुआ उसका पर्पस, उसका परिणाम जो भी हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वर्ल्ड में टू न्यू पावर्स जो हैं वो अराइज हो गई। ग्लोबल स्टेज पे दो नई शक्तियां जो हैं वो अराइज हो गई। With the defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest power in the world with the ability to influence events anywhere on the earth. स्टूडेंट, जैसे ही वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जापान हारे, बहुत भारी नुकसान ना केवल उनको हुआ बल्कि यूरोप के और वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में काफ़ी नुकसान हुआ। और इसके साथ ही जो यूनाइटेड स्टेट है और जो सोवियत यूनियन है वो ग्रेटेस्ट पावर बन गए वर्ल्ड में। और वो इतनी एबिलिटी रखते थे अपने अंदर कि किसी भी अर्थ में कोई, जब पूरी अर्थ पे कहीं भी कोई चीज़ हो रही थी वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते थे। मतलब उनकी एक्टिविटीज़ जो है, जो आर्थिक जो गतिविधियां होती थी, ज़मीन पे जो गतिविधियां हुई हैं किसी भी देश में, उनको प्रभावित करती थी। While the Cold War, an outcome of the emergence of the US and USSR as two superpowers rival to each other, स्टूडेंट, जो कोल्ड वॉर जो है वो क्या लेके आया है अपने साथ, एक तरह से एक एमरजेंस हुआ है यूएस और यूएसएसआर का, कि वो दो सुपर पावर जो है वो वर्ल्ड में अराइज हुई हैं, राइवल टू ईच अदर, और दोनों ही जो है वो एक दूसरे की राइवल रहे हैं, मतलब एक दूसरे से उनका कंपटीशन रहा है। इट वॉज ऑल्सो रूटेड इन द अंडरस्टैंडिंग दैट द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द यूज़ ऑफ एटम बम इज़ टू कॉस्टली फॉर एनी कंट्री टू बियर। और ये भी समझ आया है इसके साथ कि जो डिस्ट्रक्शन है, जो एटम बम्स के साथ जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, किसी भी देश को मतलब सहन करना उसके लिए बहुत टफ होता है। मतलब कोल्ड वॉर के पीछे यह समझ भी काम कर रही है एक तरह से कि परमाणु बम से होने वाला जो नुकसान है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो कोई भी राष्ट्र मतलब झेल नहीं सकता, उसके लिए काफ़ी इसमें दिक्कत आती है, उसको बेयर करना एक तरह से बहुत टफ है। द लॉजिक इज़ सिंपल येट पावरफुल, लॉजिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पावरफुल है। When two rival powers are in possession of nuclear weapons capable to inflicting death and destruction unacceptable to each other. स्टूडेंट, यह एक मतलब बहुत ही सिंपल सा हमारा जो लॉजिक है कि जब ये दोनों ही शक्तियों के पास क्या है, एक पॉजेसिव है ये दोनों ही शक्तियाँ, कि इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन में मतलब दोनों ही कैपेबल हैं, डेथ और डिस्ट्रक्शन करने में दोनों ही एक दूसरे को मतलब हानि पहुंचाने के लिए दोनों ही कैपेबल हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मतलब इन दोनों के बीच में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। फ्लैश्ड वॉर क्या होता है कि जिसमें कि वेपन्स के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको कि हम रक्त रंजित युद्ध कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं हुआ है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही देश जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, पॉजेसिव हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, दोनों ही देश डेथ और डिस्ट्रक्शन को करने के लिए भी कैपेबल हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मतलब कोल्ड वॉर का ये मेन पॉइंट माना जाता है कि युद्ध की सिचुएशन बनी, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे से डर भी है अंदर, क्योंकि उनको भी पता है उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है, उसके पास भी, अगर वो अटैक करेगा तो दूसरा भी उस पर अटैक करेगा, तो जितना डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एक देश में होगा उतना ही डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दूसरे देश में भी हो सकता है। तो इस डर की वजह से क्या है कि जो वर्ल्ड है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशन नीदर साइड वुड वांट टू रिस्क war since no political gain would justify the destruction of their society.
स्टूडेंट वो ये मैंने आपको बता दिया है कि यही रीज़न है कि इसी की वजह से जो दोनों ही साइड हैं वो युद्ध के रिस्क को जानते हैं कि चाहे पॉलिटिकल गेन हो जाए उनको, मतलब राजनीतिक रूप से कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि जो अगर युद्ध हो जाता है, पॉलिटिकल गेन उनको हो जाएगा कि जैसे राजनीतिक फ़ायदे के लिए वो युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि उसके पीछे जो है एक डिस्ट्रक्शन छिपा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोल्ड वॉर में जो युद्ध है, कोल्ड वॉर ने जो युद्ध होता है, जो एक वेपन्स के साथ युद्ध होता है, कहीं ना कहीं उससे बचाया हुआ है पूरे वर्ल्ड को। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये सारे जो नागासाकी और हिरोशिमा पे डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो एटॉमिक बम गिराया गया था, उसकी डिस्ट्रक्शन की पिक्चर्स हैं सारी। इन द इवेंट ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड विल बी so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner। तो वही वो एक इम्पैक्ट ही बता रहे हैं उसके कि अगर कोई एटॉमिक वेपन्स के साथ अगर कोई युद्ध होता है, न्यूक्लियर वॉर होता है, तो देखो दोनों ही साइड उससे बैडली इफेक्टेड होती हैं, बुरा असर होता है, और ये बहुत ही टफ हो जाता है डिक्लेयर करना कि कौन इसमें लूज़र है, कौन विनर है। मतलब विनर भी कहीं ना कहीं उसको भी एक ये एहसास होता है, क्योंकि वो नुकसान वो भी बहुत कुछ झेल चुका होता है। even if one of them tried to attack and disable the nuclear weapons of its rival, अगर मतलब कोई एक देश दूसरे देश पे अटैक भी करता है, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अटैक भी करता है, तो उसको भी रेडी रहना। द अदर वुड स्टिल बी लेफ्ट विद अनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। तो दूसरा भी उस पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगा, और इससे उससे जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल होगा। मतलब अगर न्यूक्लियर पावर का अगर कोई युद्ध होता है, न्यूक्लियर वेपन से अगर कोई युद्ध होता है, तो अगर दो देशों के बीच हो रहा है तो दोनों ही देशों को नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, और इस लॉजिक को कहते हैं जो अवरोध की स्थिति होती है, ये एक डेटरेंस की कंडीशन होती है। इसको हम कहते हैं कि रोक, मतलब स्टॉप एंड बैलेंस की सिचुएशन होती है, कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो युद्धों को रोक के रखते हैं, और इससे दोनों देशों के बीच में बैलेंस बना रहता है, क्योंकि डर होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हैं, तो देखिए इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो इससे युद्ध की कंडीशन बची हुई है, क्योंकि उसको डर अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे युद्ध में, तो दूसरा भी न्यूक्लियर वेपन्स का युद्ध जो यूज़ है वो करेगा, और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन जो है वो दोनों ही साइड को फेस करना पड़ेगा। तो इसी के पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है जिसको कि डेटरेंस कहते हैं। बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कोज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनवाइट वॉर। स्टूडेंट, दोनों ही साइड के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अटैक कर सकते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट अटैक कर सकते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जो है डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सकता है। Thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between great powers, देखिए कोल्ड वॉर में इन दोनों ही साइड के बीच एक बहुत बड़ी रेवलरी जो है, ग्रेट पावर्स के बीच में एक दुश्मनी बनी हुई है, शत्रुता बनी हुई है, रिमेन अ कोल्ड एंड नॉट, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों ही पावर जो हैं वो कोल्ड रही हैं। कोल्ड वॉर क्यों नाम दिया गया है कि कभी कोई हॉट शूटिंग वॉर नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें कि वेपन्स का यूज़ किया गया हो और लोग जो हैं वो, मतलब इसमें कोई लोगों को कोई नुकसान पहुंचा हो, मतलब कंडीशन युद्ध की बनी हुई है, इसीलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, दोनों ही एक दूसरे की पॉलिसी को पसंद नहीं करते, लेकिन ये युद्ध इस तरह का है कि इसकी तासीर जो है, इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ठंडी है, हम ये कह सकते हैं इसमें। द डेटरेंस रिलेशनशिप होती है, यानी कि जो अपरोध की जो स्थिति होती है, इसने युद्ध नहीं होने दिया, मतलब युद्ध को प्रिवेंट करता है ये, बट नॉट द राइवलरी बिटवीन पावर्स, लेकिन ये उस राइवलरी को स्टॉप नहीं कर सकता जो कि दोनों ही पावर्स के बीच में चल रही है। नोट द मेन मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर के कुछ मेन जो फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं, जो मिलिट्री फीचर्स हैं इसकी। जैसे कि देखो कोल्ड वॉर में क्या है, दोनों ही शक्तियाँ प्लस उनके साथ जो उनके अलायंस है, यानी जो देश उसके से जुड़ गया, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे कि जो देश जैसे यूएसए के साथ है तो वो यूएस के ब्लॉक में शामिल हो गया, एक तरह से उनका गुट बन गया। जो देश
रूस के साथ है वो रूस के ब्लॉक में शामिल हो गया। तो देखो मिलिट्री फीचर क्या होते हैं कि दोनों ही अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने की जो है कोशिश करते हैं। अब जैसे अगर उनके अलायंस के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है दोनों के ही, तो ये उनकी हेल्प करती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके अलायंस, जैसे एक पावर और उसके अलायंस और दूसरा देश है उसके अलायंस, दोनों के बीच में एक टकराव की सिचुएशन जो है वो बनी रहती है। The two superpowers had the countries in rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. Student, मैंने अभी बताया कि राइवल ब्लॉक कौन होते हैं, ब्लॉक्स कौन होते हैं, जो देश उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो दोनों ही सुपर पावर ये एक्सपेक्ट करती हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए, जो प्रतिद्वंदी गुट हम इसको कहते हैं। जो राइवल ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो प्रतिद्वंदी गुट है वो हमेशा ही मतलब एक जिम्मेदारी भरा और रैशनल होता है कि तर्क संगत, मतलब वो बिहेव करें कि जैसे उनके साथ जो विश्वास में रहें। ये नहीं है कि आप उनके साथ हो गए हो तो आप दूसरे को धोखा दे रहे हो, तो ऐसा ना करें। वो इस तरह की मतलब एक ये उनसे आशा रखते हैं। दे वर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर्स। दे वर टू बी रैशनल। स्टूडेंट, इन देशों को मतलब इतना रैशनल होना चाहिए, इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो विरोधी गुट हैं, जो राइवल्स ब्लॉक हैं, वो कभी भी युद्ध का जोखिम ना उठाएं। मतलब वो इतने रिस्पॉन्सिबल रहें कि जैसे डर रहे, दूसरे जो ब्लॉक है उसके मन में डर रहे कि अगर हमने उस पर अटैक कर दिया तो वो जो ब्लॉक के साथ जो सुपर पावर है वो भी उसका आंसर देना जानती है। तो इससे क्या होता है कि जो डेटरेंस रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो पारस्परिक अवरोध होता है, उन दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि जो युद्ध है, जो फाइटिंग वॉर्स विल बी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव, कि अगर उन्होंने युद्ध लड़ा तो वो कहीं ना कहीं मैसिवली डिस्ट्रक्टिव होगा, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान दोनों ही साइड को उठाना पड़ेगा। तो दो सुपर पावर्स हैं, उनके राइवल ब्लॉक्स हैं, वो राइवल ब्लॉक्स उतने ही रैशनल, उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सुपर पावर के लिए, और दोनों के मन में ही एक डेटरेंस की सिचुएशन बनी रहती है। और ये जो डेटरेंस की सिचुएशन है ये किस चीज़ को स्टॉप करके रखती है, ये वॉर की सिचुएशन को स्टॉप करके रखती है। तो इसी को कोल्ड वॉर कहा गया है। यानी कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आपका एक युद्ध की कंडीशन बनी हुई है, आपका आइडियोलॉजिकली युद्ध हो रहा है, आपकी मतलब जितनी भी धारणाएं हैं उनके बीच में युद्ध हो रहा है। हर प्लेटफॉर्म पे आप युद्ध के सिचुएशन के लिए रेडी हो, लेकिन आप वेपन्स के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो। एक डेटरेंस के लॉजिक को आप फॉलो कर रहे हो, जिससे कि युद्ध जो है वो, युद्ध से जो पूरी दुनिया है वो बची हुई है। स्टूडेंट, आई होप आपको कोल्ड वॉर काफ़ी इजी सा टॉपिक था, ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आपको इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको राइट करने हैं, प्लस साथ के साथ लर्न करने हैं। सो थैंक यू सो मच।